गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे और आज हम लोग डालने जा रहे हैं लेक्चर केप्लर्स लॉ का। हम लोग यूजुअली क्लास 9th CBSE बैच का वीडियोस ऑनलाइन नहीं डालते यूट्यूब पे, लेकिन क्योंकि ये ICSE से हट के सिलेबस में है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, सो दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो अपलोडिंग द वीडियो ऑफ CBSE कोर्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इन्होंने बताई है। किन्होंने? केप्लर जी ने। इनका नाम है जोहानस केप्लर। ये अराउंड 16th सेंचुरी के हम लोग के एक एस्ट्रोनॉमर है। अब सोचिए 16th सेंचुरी, कोई मतलब समझ रहा है उसका? 1600। अब तब 1600 में जाके इन्होंने ये सब बता दिया कि ये प्लैनेट्स कैसे, मतलब प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्सेस है उनके बीच में क्या रिलेशन है, दूरी कैसे होगी, उनका ऑर्बिट का शेप कैसा होगा, और मतलब कैसे किया ये तो पता नहीं, कैसे ये सब चीज़ें दिमाग में आ सकती है किसी के। और इसको फिर प्रूफ किया किसने? कोई गेस करेगा? इनको सही प्रूफ किया गया। असल में इन्होंने इतनी मेहनत कर दी, इन्होंने बता दिया दूरी के बारे में, रिलेशनशिप दूरी की, कि प्लैनेट और सन के बीच में दूरी कैसी होगी और कैसी स्पीड होगी जब मूव करेंगे पास या दूर। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई, लेकिन बेचारे प्रूव नहीं कर पाए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं इसके अराउंड। तो ये चीज़ इनके मर जाने के बाद किसी और साइंटिस्ट ने प्रूफ की और इनको आउटशैडो कर दिया, मतलब इनका भी क्रेडिट उन्होंने खा लिया। इनकी लास्ट इक्वेशन से इन्होंने अपनी एक इक्वेशन बना ली, जिसकी वजह से हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। तो किसने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉर्मूला? न्यूटन ने। तो न्यूटन जी ने इनके लास्ट लॉ की मदद से एक्चुअली पूरे ही लॉस को वेरीफाई किया और लास्ट लॉ को इन्होंने प्रूव कर दिया। जो लास्ट लॉ से एक रिलेशनशिप आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्लैनेट्स के बीच में दूरी जितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा या कम? ज़्यादा या कम? दूरी हम बढ़ा रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होगी? कम या ज़्यादा? हमने, ये सन है, ये प्लैनेट है, हम और दूर लेते जा रहे प्लैनेट को, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स और कम होगी कि और ज़्यादा होगी? कम होगी। हाँ ऐसे ही। हाँ, तो इनवर्स रिलेशनशिप तो कम होगी। अब इस रिलेशनशिप, इस चीज़ तक पहुंचने के लिए एक्चुअली इनको एक चीज़ पता थी, जो M1 M2 का रिलेशनशिप है। न्यूटन जी की बात कर रहे हैं। तो आइजैक न्यूटन को ये पता था कि हाँ, दो बॉडीज जिनके पास मासेस हैं अपने आप को अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन इनको ये नहीं तब तक पता था कि डिस्टेंस से भी फर्क पड़ता है। और क्योंकि इनको ये नहीं पता था, तो इस कंक्लूजन पे कोई ये नहीं पहुंच पा रहा था कि ये बताओ कि जुपिटर क्यों नहीं अट्रैक्ट कर, या फिर सन से जो भी हैवी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रही हैं। और एट लास्ट जाके जब केप्लर ने ये बता दिया कि सर आपको डिस्टेंस भी देखना होगा, मतलब अब ये तो जाहिर सी बात है कि सन जो हमारा, मतलब सन का वेट बहुत ज़्यादा है अर्थ से, है ना, अराउंड 6 टाइम ज़्यादा है। हम लोग जब कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही थी, है ना, 9.8 से तो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही थी। पावर में ही बहुत लगा हुआ था। एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन हम लोग ने निकाला था उसकी वैल्यू, सब मास हास पुट करके रियल टाइम में उसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे। अब तो इससे पता चला कि चलो सन तो अर्थ को खींच रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी पता था उस टाइम कि सन से भी हैवी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, वो क्यों नहीं खींच ले रही हैं? जो सबके मन में क्वेश्चन आया था जब हम लोग पढ़ भी रहे थे। तो आप लोग ने भी ये क्वेश्चन कर दिया कि सर अच्छा ठीक है, अगर मास ही वो फैक्टर है तो क्यों नहीं हम मून हमको खींच रहे हैं, या हम मून को खींच रहे हैं? सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पे क्यों है? कोई ऐसे कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है? सब जुड़ क्यों नहीं जा रहे? आप दोनों क्यों नहीं कोलैप्स हो रहे हो? सबके मन में। तो अब जब हम लोग जो फिजिक्स के बारे में इतना कम जानते हैं, उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा, तो ये लोग तो अपना फिजिसिस्ट है, इन लोग ने तो क्वेश्चन रेज किया ही। और न्यूटन इसीलिए अपनी ग्रेविटेशनल की चीज़ को नहीं ला पा रहे थे M1 M2 तक। फिर जब केप्लर ने ये बता दिया, जोहानस केप्लर ने, कि आपको डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा और रिलेशनशिप बताई,
तब ये अपना पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूफ और फॉर्मूले के साथ दुनिया के सामने रखे। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत बड़ा हाथ किसका है? केप्लर्स का, है ना। और एट अ बिगर लेवल, मतलब सिर्फ अर्थ के अंदर नहीं, केप्लर्स का बहुत बड़ा हाथ है प्लैनेटरी मोशन देखने के लिए। प्लैनेटरी मोशन मतलब जितने भी प्लैनेट्स अपना अपना मोशन कर रहे हैं, प्लैनेट्स भी कंटिन्यूसली एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना, सर्कुलर पाथ पे हैं, उनको कोई फोर्स बीच में खींच रहा है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे पड़े हैं। तो प्लैनेट्स भी, तो केप्लर ने बहुत बड़ी चीज़ बताई कि प्लैनेटरी मोशन कैसे हो रहा, लेकिन एक चीज़ बताने में फेल हो गए, वो कि क्या है कि वो फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो ये मोशन करवा रहा है। मतलब उन्होंने ये बता दी कि प्लैनेट किस शेप में घूमेगा, मतलब उनके ऑर्बिट का शेप क्या होगा, दूरी कैसे कम ज़्यादा होगी, है ना, लेकिन ये नहीं बता पाए कि घूम ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो तो न्यूटन को पता थी। न्यूटन को पता था कि हाँ ग्रेविटेशन की वजह से घूम रहे हैं, और वो नहीं प्रूफ कर पा रहे थे कि हम दूसरे को क्यों नहीं खींच पा रहे, और ये नहीं प्रूफ कर पा रहे थे कि वो कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस घूमने के लिए। तो दोनों ही साइंटिस्ट काफ़ी ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। एक सेकेंड, एक स्टूडेंट का डाउट आ गया कि हम फिजिक्स का डाउट पूछने आ गए, इसको बुला लें। यस, इसका एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहा है, तो बेचारा बड़ा परेशान बच्चा है, पूरे दिन डाउट पूछता रहता है। चलिए, तो इतनी कहानी सुनने के बाद अब जाके हम लोग अपने टॉपिक पे थ्योरी वाइज आते हैं। ये तो हम लोग की बातें हो गई। आप लोग के कोर्स से ये हटा दिया गया है कि न्यूटन ने कैसे उनके फॉर्मूले को यूज़ करके अपना फॉर्मूला बनाया, न्यूटन का इन्वर्स रूल हटा दिया गया है। तो केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देखो वर्ड है ना प्लैनेटरी मोशन, है ना। इन्होंने केप्लर जी ने 3 लॉज दिए। फर्स्ट, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा है कि इन्होंने बताया, अब आपको लगता है कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या होता है? हाँ, पाथ, कैसा पाथ? हाँ, इमेजिनरी है कि सच में एक है पाथ? मतलब एक, क्या सच में कोई लाइंस है कि इमेजिनरी है वो? इमेजिनरी है। इमेजिनरी होने के बावजूद आपको क्या लगता है उस ऑर्बिट का, वो जो पाथ है उसका शेप कैसा होगा? क्या वो एक सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा? सर्कल, सर्कल कंफर्म नहीं, तो तब भी लग क्या रहा है? गेस। सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कल ही था पूरा, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे सबको ही यही लगता था कि, और हम लोग अभी टिल डेट हम लोग यही बनाते हैं। हम लोग एक सन बना देंगे और उसके अराउंड जब प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराएंगे तो हमेशा ऐसे ही रिवॉल्व कराएंगे, ये ऑर्बिट्स बना देंगे और यहाँ पे प्लैनेट्स को प्लेस करना चालू कर देंगे। एक प्लैनेट यहाँ पे आ गया, एक प्लैनेट यहाँ पे आ गया ना। टिल डेट हम लोग यही करते हैं, और इस चीज़ को केप्लर जी ने गलत बता दिया कि नहीं, ये सर्कुलर नहीं है इनका पाथ। एक्चुअली दिस पाथ इज समवॉट लाइक अ ओवल, हाँ, और एलिप्टिकल पाथ है इनका, एलिप्स, एलिप्स शेप का, या फिर एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। काइंड ऑफ ओवल,
काइंड ऑफ ओवल पाथ है इनका। तो ऐसे केस में है क्या कि सन तो चलो तो एलिप्टिकल पहले शेप देखते हैं। एलिप्टिकल शेप कुछ ऐसा आता है ना, इमेजिनरी, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया। अब इसी में सन और इसी मतलब सन कहीं होगा, उसको भी एग्जैक्टली पता रहेगा कि कहाँ पे सन होगा, और प्लैनेट्स इस एलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे सर्कल नहीं मूव करेंगे, एलिप्टिकल पाथ में। और ये कितनी सही बात भी है। सोचो आप लोग 10th में जाओगे, मतलब कितना ज़्यादा फिजिक्स से आसानी हो रही है, तुम लोग ये सोच के देखो। 10th में पता चलेगा, कभी ये मन में डाउट आया कि सर सन का कलर मुझे अलग अलग क्यों दिखता है अलग अलग टाइम पे? मैं दोपहर में, मैं सुबह सन को देखा येलो दिखा, दिन में सन को देखा वाइट दिखा, शाम को सन को देख रहा हूँ ऑरेंज दिख रहा है। कभी ये डाउट उठा क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो भी बोल लो, उसमें रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक टर्म रिफ्रैक्शन हम लोग नहीं किए हैं, आगे करेंगे, लाइट एनर्जी है ना। तो रिफ्रैक्शन से कुछ फेमिलियर हो आप लोग? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें, जैसे दो आप लोग जानते हो, एक चीज़ जानते हो, रिफ्लेक्शन। कोई जब ओपेक ऑब्जेक्ट हो उससे लड़के वापस, लेकिन ये जो शीशे हैं, पानी है, ये तो ओपेक नहीं है, दीज आर ट्रांसपेरेंट, है ना, या फिर ट्रांसलूसेंट बोल लो, ठीक है। तो ये तो पास होने देती हैं, लेकिन आप लोग ये जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे तेज स्पीड एयर में ही ट्रैवल करती है ना, सबसे तेज स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट एयर में है। अब ये जब पानी या फिर किसी और मीडियम में घुसती है तो उसकी स्पीड ये गिरा देता है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है ना। अब यही होता है, यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारे सन के लिए, और क्लाउड्स का भी कलर बदलता है इसी वजह से, है ना। इसमें होता क्या है, हमारी सन तो उसी पोजीशन पे है, हम लोग घूम रहे हैं, है ना। हम लोग हर जगह ये लिखाते हैं कि जैसे कि सन घूम रहा है, नहीं, सन तो अपनी जगह है, वो तो हम लोग है जो रोटेशन और रेवोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। अर्थ है, रोटेशन के साथ रेवोल्यूशन ऐसे 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 कर रहा है, इसी वजह से आपको नहीं फील हो रहा है, रोटेशन हो रहा है अर्थ में, इतना पता है ना, मगर आप लोग तो नहीं घूमता हुआ कुछ दिख रहा है। दो फैक्टर है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे सब कुछ हो रहा है, और साथ ही साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है ना, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अर्थ मतलब सन, अगर अभी के लिए अभी के लिए मैं बना रहा हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन सन की नहीं है ये, लेकिन अभी बस समझने के लिए मैंने बना दिया। और मैं बाहर अर्थ को बना रहा हूँ, तो होता क्या है कि यहाँ से शुरुआत है दिन की और यहाँ पे ख़त्म है दिन, है ना। एक मतलब यहीं से शुरुआत है, यहीं पे ख़त्म है ना। एक यही रेवोल्यूशन हुआ और एक दिन कंप्लीट, मतलब एक रोटेशन मान लो, हाँ रेवोल्यूशन से तो ईयर होगा, रोटेशन के लिए अभी मानो कि वैसे तो उसके लिए पाथ नहीं बनना चाहिए, लेकिन इमेजिन कर लो यही मैंने रोटेशन का पाथ बना दिया। तो जब वो रोटेट करता है तो होता क्या, इसीलिए समझने के लिए हम लोग अर्थ को बीच में बनाते हैं, सन को ऐसे, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे घूमेगी तो उसी को बना दो। लेकिन समझ जाओ, अब दिन जब हुआ तो इसकी मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ से बड़ी कम है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही रही, इस वजह से जो इसका कलर है वही दिखता है। अब एक विबग्योर भी होता है, अब इसकी टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपली इतना जान लो कि हमें शाम के टाइम इसलिए रेड दिखता है क्योंकि सन से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब सन पहुंच जाता है यहाँ पे, है ना। अब इसकी दूरी इससे ज़्यादा है ना, प्लैनेट यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ से ऐसे ऐसे घूरता हुआ जाता है वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे पहुँचने पे इन पोजीशंस पे हमारी सन की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस रे ऑफ लाइट की
एक विबग्योर होता है ना, इसमें से इन तीनों की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब इन तीनों की स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ यही पहुंच पाती हैं, है ना, येलो, ऑरेंज और रेड। इसीलिए आपको शाम को सिर्फ यही 3 कलर दिखते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये तीनों की वेवलेंथ इतनी कम है कि ये तीनों पहुंच ही नहीं पाते हैं, रिफ्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये तीनों पहुंच जाते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे शाम ढलेगी, मतलब डिस्टेंस और जब बढ़ती जाएगी, तो सिर्फ रेड ही कलर दिखना चालू हो जाएगा, रेड के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यही पहुंच ही पाता है। चलिए, ये तो हम लोग का टॉपिक था नहीं। अच्छा ठीक है, तो ऑर्बिट का शेप पता चला। अब सन की मतलब एक प्लैनेट उस ऑर्बिट में कहीं पे भी हो सकता है, वो तो हमारे कंसर्न में नहीं है। सन कहाँ पे होगा वो हमारे कंसर्न में है, ठीक है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, तो वाईफाई चला दो यार, नीचे से लेफ्ट बॉटम, हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ ये वाला। ठीक, तो एक इन्होंने ये बताया कि इसका पाथ कैसा होगा, इस शेप को क्या कहेंगे, एलिप्टिकल, है ना, ओवल, हाँ पर ओवल नहीं, एलिप्टिकल बोलना, ओके। और सन की पोजीशन हो सकती है 2 फोकाई पे। फोकाई क्या होता है, फोकस का सिंगुलर, है ना, या तो यहाँ पे हो सकता है और या तो यहाँ पे हो सकता है ना। लेकिन ये कैसे पता हम लोग, अब पहली बात फोकाई ही नहीं पता है, फोकाई पहले समझो। होता क्या है, ये लास्ट में जाके ऐसा कर्व ले रहा है ना, ये पूरा अगर शेप को इग्नोर कर दो और इनके लास्ट के ये शेप को देखो, तो ऐसे ऐसे शेप्स ले रहे हैं ये लोग, है ना, ऐसे शेप्स ले रहे हैं। इसी को हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जो भी साइड से देख लें वैसा शेप ले रहे हैं लोग। कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ कभी सुने हो, लेंसेज में आता है, मिरर्स आते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज और मिरर्स होते हैं। तो इसी से फोकाई बनता है। जैसे हम लोग जब भी इस केस में हम लोग लेंस ले लेते हैं, पर लेंस के लिए तो मुझे चलो मिरर ले लेते हैं, ठीक है। मतलब एक मिरर है जो कर्व्ड है ना, कर्व्ड मिरर। अब मैंने एक कर्व्ड मिरर लिया और इसका ये साइड अज्यूम कर लो ब्लैकेंड है और ये साइड इसका पॉलिश्ड है, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरेगी, उसके ऑपोजिट साइड ही रे ऑफ लाइट गिरती है जहाँ पे ब्लैकेंड होता है। शीशे पीछे से काले होते हैं, ठीक है, ताकि उनसे लाइट ना पास कर जाए। अब रे ऑफ लाइट आई और अभी आगे चल के हम लोग समझेंगे कि इसके नाम क्या होते हैं और इसका जो सेंटर होता है, मतलब ये पूरा अपर्चर होता है, इसका सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं, है ना। और यहाँ से एक लाइन लेते हैं और बीच में लाई करता है एक फोकस, है ना, फोकाई भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, एक फोकाई और एक सेकंड फोकस, ठीक है। सेकंड फोकस की तो बात हटाते हैं, सिर्फ एक फोकस जानते हैं। तो रे ऑफ लाइट मान लो इसके पैरेलल आई, इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट आती है ना, हम लोग उसको पैरेलल शो करते हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे आई और एक और रे ऑफ लाइट ऐसे आई। अब बहुत
अनफॉर्चुनेट बात है, तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम लोग ने लाइट अभी तक पढ़ा नहीं है। अब पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा। अभी के लिए वैसे तो इतना समझना भी नहीं है, अभी तो डेफिनेशन याद करके चले जाओगे। अब ये जब रिफ्लेक्ट करेंगी ना तो एक पॉइंट से गुजरेंगी, ये पॉइंट से सारी जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, जो भी इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगी वो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी, और ये पॉइंट ही होता है हमारा फोकस, है ना। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही। एक ये फोकस मिल गया, और सेम चीज यहां पे अपना लो, ये भी एक मिरर मान लो और इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस है, सारी रे ऑफ लाइट आई और यहां पे टकरा गई, ये मिल गया हमें इसका फोकस, है ना। अब इसको जोड़ लो ऊपर वाली चीज में, है ना। तो ये देखो इतना, ये हमारा कर्व्ड मिरर है, उसका फोकस ये हमारा कर्व्ड मिरर है, उसका फोकस ये, है ना, ये है। तो फोकाई मतलब समझ में आ गया। और अगर नहीं भी समझ में आया तो हम लोग लाइट में बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, अभी बहुत लंबा टॉपिक है वरना लाइट। चलो, तो सन के बारे में बताया गया कि सन इन्हीं दोनों फोकाई, इन्हीं दोनों फोकस में से एक फोकस पे लाई कर सकता है। वो प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करेगा, किसी प्लैनेट के लिए वो इस फोकस पे लाई कर सकता है, किसी प्लैनेट के लिए इस फोकस पे, ठीक है। ये एक प्लैनेट का ऑर्बिट बन गया, है ना। अब मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट बन गया, किसी और प्लैनेट का जो और दूर है उससे, उसके लिए एक और ऑर्बिट बन जाएगा, मगर वो भी एलिप्टिकल शेप का होगा, उसके लिए भी सन यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर समझा जाए बात को अच्छे से तो ये सन यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है एक टाइम के लिए। तो ये भी जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसके लिए ये करीब हो जाएगा और फिर यहाँ पे दूर, और ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे होता अभी के लिए करीब है, यहाँ पे आके दूर हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वही बोला है इसने। देखो, हाँ जरूर एक जगह पर रहेगा वो। देखो क्या लिखा स्टेट, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, रादर देन सेइंग कि द सन मूव्स अराउंड द प्लैनेट। नहीं, सन कैसे मूव करेगा? सन अगर मूव करने लगे तब तो बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग देखते हैं जब भी स्पेसशिप जाती है सन वहीं पे रहता है, स्पेसशिप बगल से गुजरती है। अब अगर सन ऐसे मूव कर रहा है, स्पेसशिप ऐसे निकली, सन ऊपर ही है, क्या दिक्कत हो गई? तो सन नहीं मूव करेगा कभी, ठीक है। सन अपनी जगह पर रहेगा, प्लैनेट्स मूव करेंगे, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का मतलब समझ में आया, शेप को कहते हैं। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, वन ऑफ द फोकाई या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ। लिखो जल्दी से, समझ में आई ये बात? तीनों में से कोई ना कोई एक लॉ पूछ सकता है एग्जाम में, और एक्सप्लेन करने को बोलता है तो अब तो तुम लोग कहानी बता ही लोगे, है ना। अब तो कहानी काफ़ी लंबी समझ में आई है। आयुष बेटा, कलाकारी करने की जगह सन और अर्थ भी बना दो अपने एलिप्टिकल शेप में।
देखो सन, ये सब लिख भी दो, ये सब चीज़ें, प्लैनेट, फोकस फोकस, माँ तुम डेट और ये सब बना रहे हो। बड़े आ गया, कितना लंबा लिख रहे हो? सब कुछ मत लिखो, बस छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसको घर पे नोट कर लेना। ठीक है, अभी टाइम की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, दोनों लॉ बड़े बड़े हैं। के प्लस सेकेंड लॉ पे चले जाते हैं। इस क्लास में हमारी इक्वेशन नहीं है उस लॉ के ऊपर, आगे चल के आपको इक्वेशन भी पढ़नी होगी। लॉ जब निकल के आता है उसकी इक्वेशन भी दे दी जाती है, या अगर आपको ये फोकस की डिस्टेंस निकालनी है प्लैनेट से, सबकी इक्वेशन भी दे दी जाएगी। अब केप्लस सेकेंड लॉ पढ़ता है। केप्लस फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं? हाँ या ना ये तो बता दो, है दिक्कत? नो तो समझ में आया? यस या नो? आयुष समझ में आया केप्लस फर्स्ट लॉ? थोड़ा बहुत आया, पूरा बहुत क्यों नहीं आया? पता नहीं, बताइए फर्स्ट लॉ क्या है फिर। नॉडी बताओ बेटा। हाँ हाँ, सन के अराउंड मूव करते हैं, कैसे ऑर्बिट में? ओवल। उस ओवल शेप का नाम क्या है? एलिप्टिकल। और क्या सन कहाँ पे होगा? नहीं, किसी भी फोकस पे, एनी ऑफ द फोकाई, सेकेंड या फर्स्ट। समझ तो आ गया? इसमें थोड़ा बहुत क्या, यही तो पूरा ही लॉ है। सेकेंड लॉ थोड़ा जोरदार है। सेकेंड लॉ में चीज़ें बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गई हैं, इसमें दिमाग खूब लगेगा। सेकेंड लॉ में हमें ये बताए हैं कि अ प्लैनेट स्वीप्स आउट एट इक्वल इंटरवल्स, या फिर एट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप कोई भी दो प्लैनेट ले लो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में। मान लो एक ये प्लैनेट है जिसने एक महीने में यहां से यहां गया, दूसरा ये प्लैनेट है जो एक महीने में यहां से यहां चला गया। इसने ज़्यादा ही बड़ी डिस्टेंस कवर की है, इसने कम डिस्टेंस कवर की है, इतना देख देख के पता चल रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इन्होंने ये बताया रिलेशनशिप कि कोई भी प्लैनेट जितना पास होगा सन के, वो उतना ही तेजी से अपने आप को बढ़ाएगा, मतलब उसका मोशन उतना ही तेज होगा। ये तुम लोग को समझ में भी अब बात आएगी, क्योंकि अपने डिस्टेंस उसने कम की है, R2 कम हुआ है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई है सन की अर्थ के लिए, उस फोर्स की वजह से और तेज घूमेगा। ठीक है, यहां पे तेज घूमे, फिर यहां पहुंचते ही फिर थोड़ा धीमे घूमेगा। ये बात समझना मुश्किल हो रहा? चलो, तो कोई दो प्लैनेट नहीं लेते हैं हम लोग, अर्थ ही की बात कर लेते हैं। अर्थ भी एक बार में यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा, है ना। मान लो ये हमारा जाड़ा है और ये हमारा, पर ये जाड़ा तो हो नहीं सकता, अभी तो सन के ज़्यादा पास है, तो गर्मी होगी। हाँ, लेकिन अभी तो मिसकंसेप्शन है कि जाड़े में दिन छोटे लंबे जो कहा जाता है,
कि जाड़े में दिन छोटे होते गर्मियों में दिन लंबे। ये तो एक मिसकंसेप्शन है ना। दिन छोटे बड़े का मतलब तो टाइम ही जल्दी तेज तेज या धीमे चल रहा है, ऐसा होता तो नहीं है। हम्म लेकिन टाइम ऐसा तो होगा नहीं कि टाइम जाड़ों में जल्दी चलता है। अगर आप टाइम निकालो, दोनों दिन में टाइमर लगा लो, आप गर्मियों में लगाओ उसमें टाइमर तो सेम ही चलेगा, ठीक है। अब जब जाड़े में पूरा दिन सोने में निकाल दिए तब तो लगेगा ही। तो अभी के लिए सन की बात करते हैं। तो सन एक टाइम ईयर में यहाँ पे रहेगा और एक टाइम ईयर में यहाँ पे रहेगा। मान लो ये हमारा ये दिसंबर नहीं, इसको हम लोग मानते हैं जुलाई का महीना, और उसको मान लेते हैं दिसंबर महीना, ठीक है। अब जुलाई में क्योंकि अर्थ बड़ा पास था सन के, तो ये बड़ी तेज़ी से चलता था। क्योंकि डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये गिर गई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई है, इस वजह से अपने मोशन को तेज़ किया है ना, तेज़ चलता है। और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई है, आर बढ़ गया है, तो फोर्स कम हो गई है। फोर्स कम होते ही इसने धीमे से, तभी तो देखो एक महीने में इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली और एक महीने में इसने सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर की, है ना। तो ये बात है। तो ये एक तो रिलेशनशिप आई, है ना, कि वो ये केपलर ने बताया भी कि प्लैनेट जितना पास होगा सन के उतना तेजी से वो मूव करेगा अपने एलिप्टिकल पाथ में, और जितना दूर होगा उतने ही धीमे मूव करेगा, ठीक है। ध्यान देना, बीच बीच में पूछूंगा क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने मेन बताई वो ये है कि अगर आप इन दोनों ही, मतलब आपने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ गया, है ना। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये एलिप्टिकल पाथ है, ये सन है, ये प्लैनेट है, ये यहाँ से यहाँ गया, और ये प्लैनेट है, ये यहाँ से यहाँ गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों का एरिया निकालूं तो इसका एरिया मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। इसको मैं शेडेड रीजन बनाऊं, ये हमारा एरिया है, और इसका एरिया ऐसे निकलेगा, सन से जोड़ दो इसको, ऐसे इसका ये निकले। इन्होंने ये बताया कि अगर आप दोनों एरिया निकाल लो ना, A1 और A2 आप दोनों निकाल तो ये बराबर आएगा। अगर आप ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो और ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो तो वो दोनों बराबर आएगा, ठीक है। ये इनका लॉ है। अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज, स्वीप्स मतलब कवर करता है, कवर, स्वीप मतलब होता है निकालना, एरिया निकालना, ठीक है। तो वो इक्वल एरियाज एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर इंटरवल ऑफ टाइम प्लैनेट्स का सेम है, कि मतलब एक महीने का उसका रोटेशन है, तो वो इक्वल ही एरिया कवर करेगा वो, है ना, भले डिस्टेंस में डिफरेंस है। तो ये तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर पोजीशन ऐसी आई कि यहाँ वाले को मैंने कंपेयर किया यहाँ वाले से, तब भी वो इक्वली एरिया कवर करेगा, मतलब बात एक ही है ना। एरिया कैसे बराबर हो जाएगा, देखो, हाँ, हम लोग को एरिया निकालना हुआ तो हम लोग इसी को डिवाइड कर देंगे। ये जैसे अगर इसको एरिया निकालने के लिए ये एक हमारा सर्कल का क्वार्टर लग रहा है ना। अगर हम एक सर्कल बना दें तो ऐसा ही एक और बन जाएगा, ऐसा ही एक और, तो ऐसे 4 बन जाएंगे, उसी का क्वार्टर लग रहा, तो पाई आर स्क्वायर लगा के हम लोग ने सर्कल का एरिया निकाला और उसको डिवाइडेड बाय 4 करके ये निकाल दिया। और अगर इसकी बात निकालें तो इस एलिप्टिकल पाथ में ये 5-6 बन जाएंगे ऐसे वाले, तो इसको डिवाइडेड बाय 7-8 कर दिया। और दोनों का अगर मैं एरिया निकालूं तो दोनों लोग का एरिया क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। केपलर का दूसरा लॉ यही है कि अगर तुमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया 2 प्लैनेट्स को, ठीक है, तो वो दोनों ही प्लैनेट
सेम एरिया निकालेंगे सेम टाइम में। डिस्टेंस क्यों नहीं सेम रहती है? क्या क्या फिर से क्वेश्चन क्या? किसकी? प्लैनेट और सन के बीच में? अच्छा, कि कितने डिस्टेंस कवर किया है इसने? क्योंकि देखो इसको 1 महीना मिला, ये बहुत करीब है इसके, इसने बहुत तेजी से अपना पाथ कर लिया। अब अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा ना। अगर मैंने आपको 1 घंटा दिया, आपकी स्पीड उनसे ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। सिंपल है, तो बेसिक है कि आपको मैं साइकिल से चला रहा हूँ, उनको मैं बाइक से चला रहा हूँ, दोनों लोग की स्पीड में डिफरेंस है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे उसी एक घंटे में, है ना। आप कम कवर कर पाओ। यही है, जब वो इसके पास है सन के तो वो तेज़ी से चलता है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ये इसका यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आया। क्योंकि यहाँ पे दूर है, ये साइकिल से चल रहा, इसने कम डिस्प्लेसमेंट कवर की, है ना। एफ है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो क्या बताया, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 1 हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 2। ये डिस्टेंस कवर करने में भी उतना ही टाइम लगा, है ना। और ये प्रूव करने के लिए हमने दोनों का एरिया निकाला, तो दोनों का एरिया भी बराबर आया, तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई कि मतलब 1 महीना अगर हम लोग दे दिए या फिर कितना भी टाइम दे दिए, दो प्लैनेट्स को अगर हम लोग ने सेम इंटरवल ऑफ टाइम दिया है, तो दोनों लोग का जो रिलेशनशिप आएगा एरियाज का, मतलब सन से उनके बीच का जो एरिया अगर हम लोग निकालते हैं उनके डिस्प्लेसमेंट का, तो वो दोनों बराबर ही आएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि दोनों लोग जो टाइम लगाएगा डिस्टेंस कवर करने में वो बराबर ही रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल इन्होंने बात कही। रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट और टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल, हाँ ये भी यही बताया है। आपको क्या करना है, बस आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें कीवर्ड क्या है, अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल एरिया कैसे बनना है, अगर इसको ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो आपको लगेगा नहीं इसका तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी डिस्टेंस भी तो कम हो गई। और इसने अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है मगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बात एक ही पड़ जाएगी, रिलेशनशिप एकदम सही चल रहा है, ठीक है। कोई चीज़ कम हो रही तो दूसरी चीज़ ज़्यादा, है ना। ये वही बात हो गई जैसे 2 सब्जेक्ट ले लिया, आप दोनों का मान लीजिए आप दोनों लोग का मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स का टेस्ट लिया, आपका फिजिक्स में आ गया, बायोलॉजी में कम, फिर उनका बायोलॉजी में आ गया ज़्यादा, फिजिक्स में कम, तो बात तो दोनों लोग की एक हो जाएगी ना। साइंस का अगर मैं एवरेज निकाल दूँ, है ना, केमिस्ट्री साइड रख के साइंस में सिर्फ फिजिक्स और बायो रखूँ, तो एवरेज तो बराबर आएगा ना दोनों लोग का। समझ में आ रही है बात? सब इन्होंने पूरी इक्वेशन बनाई हुई है इसके ऊपर, और इन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव भी किया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज़ करके। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए प्लैनेट्स के बीच में, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी बड़ी होती है, मतलब अराउंड 1 मिलियन किलोमीटर होती है। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा इसका नंबर चलता है 1 4, उसके बाद का नंबर नहीं याद तो मैं 0 ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पहला ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 मिलियन, तो इतना किलोमीटर ये होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम लोग जो प्लैनेट्स की डिस्टेंस होती है ना उसको ऐसे ही बताते हैं कि सन से इस प्लैनेट की दूरी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन से इस प्लैनेट की दूरी है 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इन्होंने ये डाला, फिर इस रेडियस की जो
इन्होंने रेडियस की वैल्यू ये डाली, फिर जो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसका मैंने जैसे बताया कि आपको ये पूरा अपर्चर लेके इसी में से इसके सरकमफेरेंस का इतना पार्ट निकाल देना, ये सरकमफेरेंस बन गया, फिर इतना पार्ट निकाल लेना है, दोनों लोग को साथ साथ रखोगे तो दोनों लोग की जो भी वैल्यू आती है वो बराबर आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन आपकी क्लास 11th में आएगी। देखिए जैसे इक्वेशन इसमें होगी, हाँ ये है इक्वेशन। ये दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये हम लोग के अभी कोर्स में है नहीं, आपको सिर्फ याद करके जाना है। ये बात तो शॉकिंग है ही कि इनको कैसे ये सब पता है, इन्होंने कैसे उस टाइम पे प्रूव कर दिया 16th सेंचुरी में जाके। टेलीस्कोप when was telescope discovered? वैसे टेलीस्कोप तो इन्वेंट होगा ना 1608 में, लेट 16th सेंचुरी में, और वॉज इसमें सिर्फ 16th सेंचुरी। लेकिन देखते हैं केपलर अर्ली के थे कि लेट के थे। केपलर फिफ्टीन 1571 से 1630 तक इन्होंने जिया है, मतलब ये अर्ली ही थे। पर तब टेलीस्कोप तो डिस्कवर हो ही गया। लेकिन आप ये सोचो, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, टेलीस्कोप भी तब तो नया नया टेलीस्कोप आया था, इतना पावरफुल थोड़ी ना था जो अभी है। तब का टेलीस्कोप और अभी के टेलीस्कोप, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप्स हैं, तब तो एकदम सिंपल बस कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ करके हम लोग बना देते थे। तो ये बात तो बड़ी ही शॉकिंग है कि उस टाइम पे इन्होंने कैसे ये सब समझा। वैसे तो इंडियन साइंटिस्ट भी, यहाँ के साइंटिस्ट भी बहुत कुछ, जैसे न्यूटन से पहले ही एक इंडियन फिलोसफर थे। जैसे इंडियंस को तो फिजिसिस्ट नहीं बोला जाता था, इंडियंस में फिलोसफर बन जाता है। फिलोसफर वो है जो बहुत सोचता हो, चीज़ों को देखा और सोचा बहुत, और सोचने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो असल में सच बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत प्रूफ किया या ये सब। तो इंडियन फिलोसफर्स ने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि एक गुरुत्व आकर्षण है। ठीक है, तो मतलब आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, मतलब उन्होंने ये बताया कि हाँ प्लैनेट्स के बीच में कोई ना कोई फोर्सेस हैं। उसके बाद न्यूटन ने उसके बाद ग्रेविटी का उसको नाम दिया। तो इंडियन फिलोसफर्स भी वो काम करते थे। ठीक है, चलिए थर्ड लॉ देख लेते हैं। केपलर सेकेंड लॉ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी के लिए तो बस आप लोग को डेफिनेशन ही समझनी है, लेकिन 10th 11th में इसको बहुत डिटेल में आप लोग समझोगे। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ में जाके एक रिलेशनशिप मिली हम लोग को। हाँ, ये रिलेशनशिप केपलर्स थर्ड लॉ में ये बताए कि जो भी एरिया होगा, मतलब कोई प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा उस एरिया का क्यूब करो और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम के स्क्वायर के। मतलब उसका जो एरिया है, अगर वो एरिया, इसको सिंपल भाषा में समझो तो अगर मैं एरिया इतना बनाता हूँ और एरिया सिर्फ इतना बनाता हूँ, तो तुमको क्या लग रहा है किस में ज़्यादा टाइम लगा होगा कवर करने में, इसको या इसको? इसको, इस वाली को। ये देखो इसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दी ना, काफ़ी ज़्यादा, इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कर दी है ना, तो इसको ज़्यादा टाइम लगा होगा। वही रिलेशनशिप इन्होंने बताई कि आप अगर डिस्टेंस, पहली बात तो ऐसे समझो कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप एरिया ज़्यादा बना देते हो, अगर आपने इतना बड़ा एक एरिया बनाया है, ठीक है, ये एरिया,
और एक इतना बड़ा एरिया बनाया है, ये एरिया, इन दोनों के बीच में आप कंपेयर करोगे तो इसका एरिया ज़्यादा तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगा, इसको एरिया कम तो इसको टाइम कम लगा। और मैथमेटिकली एकदम सही होने के लिए उन्होंने ये प्रूफ किया, एरिया का आप क्यूब करो और टाइम का स्क्वायर करो तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैठेगा। जैसे जुपिटर का एग्जाम्पल लिया, अगर जुपिटर को जो टाइम लगता है, एक सेकेंड, इसको तो ये आपकी बुक में नहीं है, ये समझने के लिए दूसरी बुक से इसके डेरिवेशन में लेके आया हूँ कि बस हवा हवा में बातें ना हो। जुपिटर को जो टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो है 11.8 ईयर्स ना, एक रेवोल्यूशन करने में, और इसकी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसकी जो डिस्टेंस है मतलब आर है वो है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने बताई ना कि 140 मिलियन किलोमीटर्स होता है, बहुत बड़ी डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं इसको साथ में लेते आऊं, इसको आर क्यूब कर दो, एरिया की जगह इसके रेडियस का क्यूब कर दो, ठीक है, जो रेडियस होगा उसका क्यूब कर दो, तो आर क्यूब, और जब हम लोग टी की स्क्वायर निकालेंगे तो 5.2 क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 11.8 का स्क्वायर, तो ये दोनों ही निकल के आएंगे 140, ये भी और ये 140, तो दोनों बराबर ही आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो घर पे करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम सही आता है, तो जुपिटर की मदद से इन्होंने प्रूफ भी किया ये चीज़। और इस इक्वेशन को यूज़ करके, ये केप्लर्स थर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हमारे न्यूटन भाई साहब ने ये इक्वेशन दी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन ये आपके कोर्स से हट गया है। यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे ए ले लिया, ये मेजर एक्सिस ले लिया, इसी लाइन को उसने मेजर एक्सिस का नाम दिया है, लेकिन ए से आप कंफ्यूज करोगे कि ए से हम लोग ने एरिया यूज़ किया है, ठीक है। अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर दो तो ये भी तो एक रेडियस ही है, और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो ये भी एक रेडियस है ना, उसको ए टर्म दिया है, लेकिन इसको आप आर दे दो, इसको भी आर दे दो, ये है, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यह है केप्लर का थर्ड लॉ। और देखिए वर्ड्स में क्या लिखा है, द क्यूब, ये देखिए बुक वाले देखते हैं, हाँ, केप्लर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब जो उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, ठीक है। तो जो मीन पोजीशन से इसकी डिस्टेंस होगी किसी प्लैनेट की, उसका आप क्यूब करो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसको टाइम लग रहा है एक रेवोल्यूशन करने में उसके स्क्वायर के। तो ये रिलेशनशिप आई, इसके साथ ही हम लोग ने केप्लर के तीनों लॉ किए। आपको तीनों लॉ एकदम अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में तो बस उतना ही रिक्वायरमेंट है। बस आज हम लोग प्रेशर और वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, कल हम लोग प्रेशर वगैरह करेंगे, लिक्विड प्रेशर, एयर प्रेशर। आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं।